बच्चे आते रहेंगे। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। अजीब-सी चीज़ है ये। एटॉमिक लेवल पे डेंसिटी अलग-अलग होती है। जैसे हम कहें कि आयरन की डेंसिटी एंड कॉपर की डेंसिटी अलग-अलग है। एटॉमिक लेवल पे डेंसिटी अलग-अलग है। दोनों की डेंसिटीज़ अलग-अलग है। डेंसिटी डिफरेंट है एटॉमिक लेवल पे। बट न्यूक्लियस के लेवल पे दोनों की डेंसिटी सेम है। न्यूक्लियर लेवल पे हर एक की डेंसिटी सेम है, क्योंकि किसी की भी डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, सभी की डेंसिटी सेम सेम है। अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के लेवल की बात करें। अब ये कोई बच्चा बताएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस के लेवल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। एटॉमिक लेवल की बात मतलब बल्क पे हम बात करते हैं। हमने कॉपर लिया, अ, एक 1 किलो कॉपर लिया और 1 किलो हमने आयरन लिया। अगर उसको देखा तो डेंसिटी दोनों की अलग-अलग आई। और जैसे 1 किलो कॉपर या 1 किलो आयरन लिया तो नॉर्मली फिजिकली बड़े स्केल पे उनकी डेंसिटी अलग है। बट उनके न्यूक्लियस की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सेम ही आती है। हर एक की न्यूक्लियस डेंसिटी सेम होती है। क्योंकि न्यूक्लियस की पैकिंग सभी की सेम ही होती है, बिल्कुल लगभग-लगभग सेम सी होती है। बट फ़र्क क्या होता है, किसी अगर आप 2 अलग-अलग एलिमेंट का न्यूक्लियस कंपेयर करते हो, तो सिर्फ़ फ़र्क यही होता है कि मास नंबर और मतलब उसके साइज़ में फ़र्क आ जाता है। जैसे-जैसे मास नंबर चेंज होता जाता है, साइज़ भी चेंज होता जाता है। और डेंसिटी सभी की फिर भी क्या रहती है, डेंसिटी सभी न्यूक्लियस की क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे अगर आप कहो कि सर आयरन की न्यूक्लियर डेंसिटी, कॉपर की न्यूक्लियर डेंसिटी, ऑक्सीजन की न्यूक्लियर डेंसिटी, किसी की भी न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करो तो लगभग-लगभग अप्रॉक्सिमेटली सेम ही होती हैं। समझे या नहीं समझे बात बच्चों बोलो? एटॉमिक डेंसिटी अलग चीज़ होती है और न्यूक्लियर डेंसिटी अलग चीज़ होती है। इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती है। तो कई बार हमसे डेरिवेशन में पूछा जाता है कि बताओ, समझाओ कि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की सेम होती है या मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की क्या रहती है, सेम रहती है। क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी में हमें एलिमेंट का तो मतलब ही नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स उसमें रखे हुए हैं उनसे मतलब होता है, कैसे पैक्ड है। तो उनकी पैकिंग सभी में एक तरीके से सेम ही होती है। और न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत हाई होती है बच्चे, अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सिमेट न्यूक्लियर डेंसिटी ये तो बहुत भारी होता है यार, बहुत ज़्यादा भारी। मतलब मैंने आपको बताया है ना, एक चम्मच भी नहीं उठा सकते अगर सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस भरा हो, तब एक चम्मच जितना भी अमाउंट नहीं उठा सकते हो। कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों, बोलो भाई बोलो। यस सर। चलो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ऑल्दो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी तो न्यूक्लियाई चैप्टर ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो यहीं से हमने स्टार्टिंग की थी अपने करिकुलम की। तो मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी किसी को याद है? कोई बच्चा बता सकता है हमने क्या पढ़ा था उस टाइम में, या सब भूल गए हो? बोलो भाई बोलो, किसी को याद है? चैप्टर ही खत्म हो गया यार ये तो पूरा। सर हो गया आज बचा ही खत्म। क्या? हाँ, बस और क्या, बस यही है खत्म। ये पीछे नहीं आया तो रिएक्टर विएक्टर क्या होगा? सर खत्म ही होगा कितने मतलब। मार्क्स का चैप्टर है ये पूरा? यार अब पता नहीं क्या देंगे वेटेज इसको, 3 मार्क्स 4 मार्क्स की वेटेज बनती है इसकी कम से कम। एग्जाम में क्या आएगा यही नहीं पता, एक क्वेश्चन दे देंगे बस, पक्का पक्का। चलो बच्चे बताओ भाई, किसी को याद है मास डिफेक्ट क्या? बाइंडिंग एनर्जी के बारे में? मास डिफेक्ट किसी को याद है या मैं बताऊं? चलो बच्चे, सर मैं बताता हूँ। हाँ बोलो तुषार, तुषार बोलो बोलो, सर क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास का डिफरेंस को मास डिफरेंस कहते हैं, जब इन दोनों को माइनस करते हाँ हैं। अच्छे, देखो अच्छे, हमने जब आपको पहले पढ़ाया था एक बार, तो हमने एक बताया था कि जैसे साइंटिस्ट जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने जैसे ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास निकाला। जैसे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का मास कितना आता है? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का मास अगर आया इतना आता है, देखो 15 पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, इतना आया आता है। एक्चुअल में जब हम लोग इसका मास निकालते हैं ये आता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा ये मास आया है, बट थियोरेटिकली कितना आना चाहिए? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ
8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास इंडिविजुअली लें और उनको ऐड करें, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास इतना आना चाहिए, ये होना चाहिए थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये होता है। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का मास अलग-अलग आता है। थियोरेटिकली आप निकालो तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन में तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 प्रोटॉन का मास ले लो और 8 न्यूट्रॉन का मास लो, निकाल देते हैं। जब आप 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास लोगे और आप एक्चुअल में ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास लोगे तो अलग-अलग आया। तो वहाँ पर साइंटिस्ट काफ़ी हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अब मार्केट से अगर 100-100 ग्राम वाले पार्ले जी लेने जाओ, आपने दुकानदार को कहा कि भैया 100-100 ग्राम वाले पार्ले जी दे दो 10, फिर आपने वेइंग मशीन पे चढ़ा दिए। मान लो 100-100 ग्राम वाले 10 पार्ले जी आपने लिए और यहाँ पर 900 ग्राम आ रहा है या 960 ग्राम आ रहा है। क्या क्या चक्कर है? ले लोगे? या क्या कुछ कहोगे? बोलो भाई बोलो। सर नहीं लेंगे। कहोगे यार 100 ग्राम के 10 हैं तो 1000 ग्राम्स होना चाहिए पूरे पैकेट का मास। तो ये तो 960 आ रहा है, कम कैसे आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। तो साइंटिस्ट लोग भी कुछ परेशान से हो गए कि कंस्टिट्यूएंट्स का मास ज़्यादा आ रहा था और एक्चुअल में जो फाइनली जो बना, उसका मास कम आ रहा था। तो ये परेशानी वहाँ पर थी। उस वक़्त उनको कुछ समझ में नहीं आया था, बट बाद में उनके दिमाग में कुछ चीज़ आई। उन्होंने इस मास डिफेक्ट का नाम दिया कि जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, इसका पहले बाद में, इसको नाम दिया गया मास डिफेक्ट का। इसको नाम दिया मास डिफेक्ट का कि जो मास का डिफरेंस आ रहा है, इसको डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। फिर बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया, एलैबोरेट भी किया कि ये मास डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसकी स्टडी की गई और इसको बताया भी गया। फिलहाल वैसे अगर हम देखें तो अभी आपके लिए मास डिफेक्ट क्या होगा? मास डिफेक्ट वही होगा कि जो डिफरेंस आएगा मास का, कोई भी चाहे आप ऑक्सीजन की बात करते हो, सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, आप कोई भी एटम की बात करो, किसी भी एटम में न्यूक्लियस लो आप, तो न्यूक्लियस में एक्चुअली जो न्यूक्लियस का मास है और थ्योरेटिकली जो न्यूक्लियस का मास है, वो सेम नहीं बैठता है और वो जो डिफरेंस आता है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकली जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास आया वो मैंने बताया आपको 15.99053 यू आया और थ्योरेटिकली इतना आना चाहिए था। इनका डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा कि मास का जो डिफरेंस है उसे मास डिफेक्ट कहेंगे। बट एक्चुअली क्या है कि ये क्यों हुआ है इसका आपको आंसर हम आपको बताते हैं, अभी रुक जाओ। कोई डाउट बच्चे इसको लेके? नो सर, नो डाउट। ये है, ऊपर इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज ना होना। मतलब प्रोटॉन का मास ले लो पहले और न्यूट्रॉन्स का मास ले लो पहले टोटल, और ये हो गया थ्योरेटिकल मास जो ज़्यादा आता है, प्रैक्टिकल मास कम आता है। थ्योरेटिकल मास से प्रैक्टिकल मास को माइनस कर दो, जो डिफरेंस आता है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे भी हमने मास डिफेक्ट निकाला है, तो यहाँ मास डिफेक्ट निकाला है। चलो अच्छा, हमें मास डिफेक्ट निकालने को देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक काम करो, एक काम नहीं, एक काम करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब टेस्ट रख लेते हैं बच्चों, रेडी हो जाओ बच्चे। 2 टेस्ट लगातार ले लेंगे, एक दिन एसी का ले लेंगे, एक दिन डुअल एटम न्यूक्लियर का ले लेंगे। कल किसी का टेस्ट देना चाहोगे आप लोग? डुअल एटम न्यूक्लियर का टेस्ट दे सकते हो कल? यस सर, ले लो किसी एक का, कोई भी चैप्टर का। जो जो आपको सिंपल लगे। एसी का लो, एसी का दोगे या डुअल एटम न्यूक्लियर का दोगे पहले?
एसी का ले लो। तो एसी में डुअल तो एटम 2 न्यूक्लियाई। दिन थोड़ा टाइम चाहिए। चलो कल नहीं लेते, अच्छे भी रुक जाते, नोट्स के बाद दे देंगे, नोट्स के बाद देंगे टेस्ट। रुक जाते हैं, नोट्स कम से कम पढ़ लोगे अच्छे से। वाला लिंक भी एक बार भेज देना। हाँ चलिए, हाँ वो भी लिंक है, उसमें एटम तक का डाल दिया, बट नोट्स पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ कल, उसके बाद ही टेस्ट लेंगे। अभी रुक जाओ सर आपने जो 11th में वो दिया था इम्पोर्टेंट वाला, यार, देखो 12th में इम्पोर्टेंट की लिस्ट नहीं होती है, मैं बता दूंगा आप लोगों को ऐसे क्या आएगा, क्योंकि अब एक्चुअली मुझे पता है कि इतना जब कट शॉर्ट कर दिया है तो कुछ क्वेश्चन लिमिटेड हो जाते हैं। बहुत सारे चैप्टर में आपको बता दूंगा क्या आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको, तो आप टेंशन मत लेना इस चीज की। क्या आएगा ये मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। सर ये भी क्या, बता दो कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी डेरिवेशन करनी है। सर पता नहीं चलता जब रेफरेंस खोल लेते हैं। बता देंगे, अच्छे भी बता देंगे, सब बता देंगे अभी आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब बता देंगे। पहले क्वेश्चन निकाल लें अभी। कहाँ गया नाइट्रोजन? हाँ ये रहा। आप एक काम करो, अच्छे मास डिफेक्ट निकाल लो नाइट्रोजन का। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैं दे रहा हूँ। ये बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया मैंने, और पूरे पूरे नाइट्रोजन का मास भी दे रखा है। अच्छा, राउंडिंग ऑफ मत कर देना, या राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं होती है। सर फॉर्मूला दिखाना है एक बार। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बच्चे, आपको हम सिर्फ ओरली बता देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से कंफ्यूजन बढ़ता है। देखो नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन से मिलके बनी है, तो आप उसका जो मास होना चाहिए थियोरेटिकली, तो 7 प्रोटॉन का मास ले लो, 7 न्यूट्रॉन का मास ले लो, इससे उसका थियोरेटिकल मास आ जाएगा। समझे? जैसे कि यस 7 सर। मास ऑफ प्रोटॉन, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो, तो थियोरेटिकल मास आ गया। और ये प्रैक्टिकल मास दे रखा है, प्रैक्टिकल मास कम आता है एक्चुअल में, थियोरेटिकल मास ज्यादा आता है, उनको डिफरेंस निकाल लो अपने आप, मास डिफेक्ट आ जाएगा।
सर 0.108 आ रहा है। कर दिया, अच्छा शाबाश। पूरा डेसिमल प्लेसेस 0. का ध्यान रख, सर पूरे डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखा। यस सर सर 0.108 0.1076 आ रहा है सर। तो प्रॉपर अच्छे कैलकुलेशन करना, कोई मिस स्किप कर दिया ना, कहीं पे भी कुछ मिस्टेक की, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ कोई राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। खैर मैं आपको ना एक ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और फिर 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन करें। 7 को कॉमन ले लो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 7 को ले लिया, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया, अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.00866, और ये हो जाएगा 1.00727। ये ऐड हो जाएगा, ये 3, ये 6 7 8 9, ये क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा। अब इसको हम पुट कर देंगे 2.01593, तो 2.01593 को मल्टीप्लाई कर, सर 0.6540। हाँ अच्छा आ जाएगा, बस सॉल्व। एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुको। आ गया बच्चों, आ गया। हेलो हेलो हेलो। यस सर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा 21, और ये क्या हो जाएगा 63, 64, 65, 6 35, 41। सर 3.65709 सर मल्टीप्लाई करके। चलो अच्छा कर लिया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चे, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली जो मास का डिफरेंस आता है उसको मास डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, या चाहे जो भी ले लो, तो पहले साइंटिस्ट लोगों को नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों हो रहा है, बाद में उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। किसी कोई क्लास तो नहीं अभी? हेलो, सर ये पता नहीं है, हो सकती है शायद हो जाए। हो सकती है मतलब बच्चे अभी फिलहाल कोई क्लास है सर वो 5-10 मैसेज मिनट में? करते हैं, सर बोल देते हैं कि अगर होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, वो सर मैसेज आएगा तो हो जाएगी। तो अभी तो है वो ना बच्चे यहीं पे, चलो हाँ आगे अभी पढ़ तो लेते सर हैं। होगा, अभी तो 8:20 तक मैंने बोला सर को, सर 8:20 पे रख लिया करो, दूसरी क्लास भी होती है इसलिए। ठीक है ठीक है, चलो अच्छे। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, ये अगर आप थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली मास का डिफरेंस निकालो तो हमें हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाता है। तो बाद में ये मास डिफेक्ट की कहानी भी खुली, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है कि थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली मास का डिफरेंस आ रहा है। बाद में बहुत स्टडी के बाद पता चला कि आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस बताया। एक्चुअली क्या है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये पहली बार वहाँ पर डिस्कस किया गया, ऐसा कुछ फिनोमेना डिस्कस किया गया। तो ऐसा कहा गया कि स्टार्टिंग में थियोरेटिकली मास ज़्यादा होता है, और इवन ऐसे होता है जैसे मान लो जब यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस थी, और हाइड्रोजन गैस के बाद ही बाकी सारी गैसेस बनी, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन हुए और बाकी हायर एलिमेंट्स बने। सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में अभी भी कोई गैस है तो कौन सी है, वो हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। सबसे बेसिक गैस हाइड्रोजन है, और सबसे ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है यूनिवर्स में, ऐसा माना जाता है फिलहाल के तौर पर। तो जैसे मान लो कि प्रोटॉन, जैसे मान लो हीलियम बन रहा है तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं। तो कंबाइन जब होते हैं
तो एक साथ बहुत सारी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करते हैं वो। जैसे वो बन जाता है सिस्टम तो एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी छोड़ता है। अब एनर्जी छोड़ता है क्यों है? क्योंकि एनर्जी वो छोड़ेगा, लिबरेट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। बट वो एनर्जी एक्चुअली ऐसे नहीं छोड़ता क्योंकि उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती। अब प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन है, उनके पास खुद की कुछ एनर्जी नहीं है। उनके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है तो एनर्जी छोड़ कैसे रहे हैं? बेसिकली उनका मास रिड्यूस हो जाएगा। और मास को रिड्यूस करके वो एनर्जी में कन्वर्ट करके लिबरेट कर देते हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ होगा या क्या फॉर्मेशन हुई होगी। एक्चुअल में बच्चों देखो होता क्या है कि वैसे ही जैसे मान लो कि हीलियम बना हाइड्रोजन से, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन हुआ करती थी, हायर एलिमेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो प्रोटॉन एक दूसरे के करीब क्यों आए, ये बड़ा क्वेश्चन है। बट ऐसा बोला जाता है कि हाई प्रेशर की वजह से प्रोटॉन या हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे के पास आए होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें मतलब हम लोगों को हाइड्रोजन को पास लाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही 2 प्रोटॉन्स को पास लाना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, और क्योंकि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होते हैं। तो ये ख़ैर अभी तक इसके बारे में कुछ ख़ास नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन से बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे बने। बट जब बने तो ये माना जाता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब कंबाइन हुए, तो जैसे ही वो कंबाइन हुए तो उनका मास कुछ कम हुआ और कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होके लिबरेट हो गया। और वही एनर्जी जो उसने छोड़ी वही उसकी कमाई है एक्चुअल में। और वो कमाई जो उसने की उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। जो उसने एनर्जी लिबरेट की, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। जैसे मान लो आप लोग कोई सत्संग-वत्संग सुनो तो साधु महात्मा आपको बताएँगे, अच्छा जो चीज़ आपको किसी को देते हो आपकी एक्चुअल कमाई है। जैसे आपने किसी को ₹100 दिए, ऐसे ज़रूरी नहीं बच्चे किसी को भी बाँट दिए। पता चला कोई चरसी बाबा है उसको ₹100 उठा के दे दिए। ठीक है? तो मान लो आपने किसी को कोई कुछ दिया, यही एक्चुअली आपकी कमाई है, रियल कमाई है। अगर आपको कोई साधु महात्मा प्रवचन दे रहे होंगे तो इस तरीके के प्रवचन सुनने को मिलेंगे आपके। बट आप कहोगे कि सर वो तो ₹100 मैंने दे दिए, वो मेरी कमाई कैसे हुई? तो बच्चे उसी को एक्चुअल ट्रीट किया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी सेम फिनोमेना है कि अगर कोई न्यूक्लियस अपनी एनर्जी देता है, तो उसने एनर्जी दे के अपनी स्टेबिलिटी गेन की है। अब जितनी एनर्जी उसने छोड़ी होगी उस टाइम पर, उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अब। उसको तोड़ना है आपको, तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे फॉर्म होते हुए उसने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट की, मास कम हुआ, एनर्जी लिबरेट हुई। और अगर आप उसको तोड़ना चाहते हो, तो ठीक उतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप उन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना चाहते हो। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था पहली बार। ठीक है बच्चों? तो बाकी बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चक्कर क्या है बाइंडिंग एनर्जी को डीपली हम समझाएँगे तब आपको। ठीक है? हेलो? हेलो, हेलो? ओके सर।